वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आज से थर्ड पार्ट स्टार्ट करना है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। बुक का नाम तो है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन पहले आप फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखोगे, उसके बाद आप उसको एनालिसिस कर पाओगे। आपको ध्यान होगा 11th क्लास में भी एक चैप्टर था फिनेंशियल स्टेटमेंट। उस चैप्टर में आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी सीखी थी, लेकिन जो आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की थी। लेकिन आज आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट सीखनी है कंपनी की, कि कंपनी का एक तो कंपनी में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ये दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये दो चीजें की कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर क्वेश्चन आता है नेम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, तो आपने बताना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है और कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है। तो पहले मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है। आपने 11th क्लास में जो सीखा था वो बैलेंस शीट जो बनती थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की और पार्टनरशिप में बनती है। कि आपको पता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड होता है और असेट साइड होता है, लेकिन ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये हॉरिजेंटल फॉर्म है, क्योंकि ये ऐसे है। कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती, कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनती है। वर्टिकल मतलब ऐसे, ऊपर कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड और नीचे असेट साइड। नीचे कौन सा साइड होता है? असेट साइड होता है, ठीक है। ऊपर कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड और उसके नीचे यहां पे होता है बच्चे असेट साइड, ठीक है, इस तरह से। तो ये कंपनी की बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्म है बच्चे। कैसी फॉर्म है? वर्टिकल फॉर्म। तो ऊपर कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, नीचे असेट साइड। अभी तक आपका टोटल ऐसे मैच करता था बैलेंस शीट का, ऐसे मैच करेगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये वर्टिकल फॉर्म है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल फॉर्म में बनती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना एक बारी, एक तो जैसे लिखते थे आप बैलेंस शीट एज एट, जिस भी ईयर एंड के बना रहे हो वो वाली, ये कॉलम पर्टिकुलर्स का, ये नोट नंबर। आपको पता है कंपनी की बैलेंस शीट के नीचे पूरा वर्किंग नोट बनता है। वर्किंग नोट नहीं कहते, नोट्स टू अकाउंट्स कहते हैं। प्लस अमाउंट करंट ईयर की, अमाउंट प्रीवियस ईयर की। कंपनी की बैलेंस शीट में कभी भी ये नहीं कि आप 19 की बैलेंस शीट बना रहे हो, अगर फर्नीचर 19 का है तो आप सिर्फ 19 का दिखाओगे, लास्ट ईयर में वो चीज कितनी थी वो भी दिखाई जाती है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, ऊपर के पोर्शन में कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, नीचे असेट साइड। पहले मैं आपको कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, ये जो होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, कंपनी में कैपिटल को इक्विटी कहते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है ये। बच्चे आप अभी तक बैलेंस शीट में कोई भी चीज उठा के कहीं भी रख देते थे। सोल प्रोप्राइटरशिप में बेशक से वो पार्टनरशिप की है, कोई भी चीज, फर्नीचर लिखना है, क्रेडिटर लिखने हैं, बीपी, कुछ भी, लेकिन कंपनी में हर एक चीज हेडिंग और सब हेडिंग में लिखी जाती है, ठीक है। तो प्रॉपर हेडिंग और प्रॉपर सब हेडिंग में लिखी जाती है। सबसे पहले आता है इक्विटी। इक्विटी मतलब ऑनर के पैसे, और आपको पता है कंपनी के ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की शेयर कैपिटल लगी होती है। तो शेयर कैपिटल को कहाँ लिखा जाता है कंपनी में? तो शेयर कैपिटल को लिखने के लिए सबसे पहली हेडिंग बनती है शेयर होल्डर्स फंड्स। ये मैंने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में भी आपको बताया था कि ऑनर के पैसे लिखने के लिए हेडिंग, क्योंकि कंपनी के ऑनर होते हैं शेयर होल्डर, तो उनकी कैपिटल को लिखने के लिए जो हेडिंग बनती है वो शेयर होल्डर फंड बनती है। तो ये हमारी हेडिंग बनी बच्चे शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग बनी है शेयर होल्डर फंड्स। इसके अंदर बच्चे सब हेडिंग होती है, इसके अंदर 3 सब हेडिंग है। सबसे पहले शेयर कैपिटल,
ये तो आप फर्स्ट चैप्टर जो मैंने इश्यू ऑफ शेयर कराया था कंपनी में, उसके अंदर आपने सीखा था कि शेयर कैपिटल को कैसे शो ऑफ करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब में जो निकल के आती है वो यहाँ लिखी जाती है, फिर लिखते हैं नोट नंबर 1। ये आप सीख चुके हो, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पे कि जैसे आपको पता है 2 तरह के शेयर इशू होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर इशू करके कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल आती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। तो शेयर कैपिटल को कह रहा है बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है, कौन सी हेडिंग और कौन सी सब हेडिंग में। तो आपसे वो पूछेगा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की हेडिंग और सब हेडिंग बताओ। तो शेयर कैपिटल को लिखने के लिए हेडिंग तो है शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग है शेयर कैपिटल। डायरेक्ट आके नहीं लिखा जाता, लिखा वो नोट्स टू अकाउंट्स में जाता है, लेकिन लिखा शेयर कैपिटल में जाता है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल को लिखने के लिए जो हेडिंग है वो शेयर होल्डर फंड और सब हेडिंग शेयर कैपिटल है, ठीक है। तो ऑनर का पैसा जो शेयर इशू करके आता है वो शेयर होल्डर फंड हेडिंग में और सब हेडिंग शेयर कैपिटल में पड़ा रहता है। उसके बाद दूसरी सब हेडिंग बनती है बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस। क्या फर्क है रिजर्व एंड सरप्लस में? रिजर्व एंड सरप्लस बच्चे आपको पता है जितने भी रिजर्व होते हैं, जितने भी फंड होते हैं, सारे प्रॉफिट से बनते हैं। जब भी एट द एंड ऑफ ईयर कंपनी में प्रॉफिट होता है, कंपनी में प्रॉफिट निकलता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में डाल देते हैं या फंड में डाल देते हैं। लेकिन जितने भी रिजर्व और फंड बनते हैं प्रॉफिट से बनते हैं, तो इसलिए इनका क्रेडिट बैलेंस ही होता है, इसलिए प्रॉफिट बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में ही आता है। सरप्लस किसको कहते हैं? आपको पता है कंपनी में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट भी निकलता है, लॉस भी निकलता है। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट निकला है, ठीक है, वो रिजर्व नहीं है, वो सरप्लस है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट निकला है वो सरप्लस है, ठीक है। तो कंपनी का सारा प्रॉफिट बेशक से वो रिजर्व में पड़ा हो, फंड में पड़ा हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकला हो, सारा इसी हेडिंग शेयर हो, क्योंकि प्रॉफिट पे किसका राइट होता है? ओनर। तो हेडिंग तो वही रहेगी शेयर होल्डर फंड, लेकिन कंपनी के सारे रिजर्व, स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, फंड, सारे कौन सी सब हेडिंग में पड़े रहते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। बेशक से वो कैपिटल रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, फंड हो, किसी भी नाम का फंड हो, किसी भी नाम का रिजर्व बना हो, क्योंकि सारे बनते प्रॉफिट से हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस लिख, तो आपको रिजर्व और सरप्लस क्यों? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट निकला है, प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट निकला है उसको कहते हैं सरप्लस, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जो निकला है, प्लस मतलब कंपनी के सारे प्रॉफिट, सारे फंड, हेडिंग शेयर होल्डर फंड में पड़े रहते हैं, सब हेडिंग किस में पड़े रहते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन आपको कि मैम बाई चांस लॉस निकला हो, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से अगर लॉस निकला है, जैसे प्रॉफिट की जगह लॉस है और आपको पता है लॉस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। कुछ नहीं कहा तो क्रेडिट ही मानेंगे, लेकिन क्लियर लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, दैट मींस दिस शोज द लॉस। आपको पता है प्रॉफिट और लॉस दोनों पे किसका राइट होता है? ऑनर। तो हेडिंग तो शेयर होल्डर फंड ही रहेगी, सब हेडिंग में रिजर्व एंड सरप्लस लगेगा। लेकिन लॉस को किस नाम से दिखाया जाता है? जैसे 4 लाख का लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसे ही दिखाया जाएगा, लॉस होगा तो ऐसे ब्रैकेट में दिखाया जाएगा, जो ब्रैकेट माइनस को शो करता है, मतलब नेगेटिव आइटम को, ठीक है। मतलब हम लॉस को ऐसे नहीं दिखाते कि हम कहें कि 4 लाख का लॉस हुआ था, इसको ब्रैकेट में शो करते हैं, तो जो ये शो करता है कि लॉस हुआ है। लेकिन जब अगर हम कहें कि इसकी, अगर आपको ऐसे पूछे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो आप कहोगे हेडिंग शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस के ब्रैकेट में बताओगे एज अ नेगेटिव आइटम कि जब रिजर्व एंड सरप्लस में लॉस की अमाउंट दिखाओगे तो वो नेगेटिव आइटम मतलब ब्रैकेट में दिखाओगे, ठीक है। तो वर्ड यूज करते हैं एज अ नेगेटिव आइटम, मतलब 4 लाख का प्लस रिजल्ट नहीं है, माइनस रिजल्ट है, ठीक है। आगे चल रहा तो ऑनर की कैपिटल शेयर कैपिटल में प्लस सारे प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके बाद
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये क्या चीज है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट? जिस तरह से बच्चे कंपनी में शेयर इशू होते हैं, आज इट इज, जिस तरह से कंपनी में शेयर इशू करके पैसा आता है, उसी तरह से कंपनी की एक और सिक्योरिटी है शेयर वारंट। शेयर वारंट इशू करके भी कंपनी को फाइनेंस से मिलता है। जिस तरह से शेयर इशू होते हैं, शेयर वारंट भी इशू होता है। ठीक है, तो हेडिंग तो वही रहती है शेयर होल्डर फंड, लेकिन शेयर इशू करके पैसा आता है वो शेयर कैपिटल में होता है, लेकिन शेयर वारंट इशू करके जो आता है तो वो इस सब हेडिंग में पड़ा रहता है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इससे रिलेटेड सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए क्या है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है शेयर होल्डर फंड की सब हेडिंग के नाम बताओ, तो आपको तीनों सब हेडिंग पता होनी चाहिए कि शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेडिंग है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, नाम लिखने के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट हेडिंग खत्म हो गई बच्चे। अब दो सुनना सेकेंड, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है जो मैं ये हेडिंग लिख रही हूँ, सिर्फ आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि कई बार पूछ लेता है इक्विटी और लायबिलिटी साइड की मेजर हेडिंग्स के नाम बताओ, तो ध्यान से सुनना। नेक्स्ट मेजर हेडिंग है ये सब हेडिंग है। देखो ये जो मैं लिख रही हूँ ये मेजर है, इनके अंदर सब हेडिंग है। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, क्या मतलब है इसका? सिर्फ इसका नाम ध्यान रखना, क्योंकि अगर उसने पूछ लिया कि इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की मेजर हेडिंग्स के नाम बताओ, तो पहली मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड, दूसरी मेजर हेडिंग एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन नाम में मेजर हेडिंग पूछा तो आपको नाम बताना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना क्या मतलब है इसका। अच्छा, आप सबको पता है लोग कंपनी में जब शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन भेजते हैं, खाली एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजते, साथ में मनी भी भेजते हैं। तो बच्चे कंपनी में एप्लीकेशन मनी आई है क्योंकि लोगों ने शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन भेजी है, तो एप्लीकेशन मनी आती है लास्ट डेट तक। लेकिन एप्लीकेशन मनी भेजने से लोगों को ये नहीं पता कि कंपनी ने उनको शेयर्स दिए या नहीं दिए। आप मुझे बताओ एप्लीकेशन मनी आई है लेकिन कंपनी ने, लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि कंपनी ने उनको शेयर दिए या नहीं दिए। कब पता लगता है लोगों को? कि जब कंपनी उनके पास अलॉटमेंट लेटर भेजती है, तब कंफर्म होता है कि कंपनी ने उनको शेयर्स दे दिए हैं और वो कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, मतलब ऑनर बन गए हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, कंपनी में अभी एप्लीकेशन मनी आई है लेकिन अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है, मतलब अलॉटमेंट लेटर नहीं गया। तो बीच में आ गई 31 मार्च, तो 31 मार्च को तो बैलेंस शीट बनती है। कंपनी में भी सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई है लेकिन अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है। तो अलॉटमेंट पेंडिंग है तो अभी तो कंफर्म ही नहीं हुआ कि कंपनी ने इनको शेयर्स दिए या नहीं दिए, तो इनके पैसे को शेयर कैपिटल में तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई है और 31 मार्च आ गया है। हो सकता है 90% वाली कंडीशन क्लियर ही ना हो तो कंपनी को ये पैसा वापस करना पड़ जाए, तो शेयर कैपिटल में मैं कैसे लिख सकती हूँ इस पैसे को? तो एप्लीकेशन मनी आई है लेकिन अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है, अलॉटमेंट लेटर जाना भी, कंफर्मेशन लेटर जाना भी बाकी है। तो इस पैसे को हम ऑनर का पैसा नहीं कह सकते क्योंकि कंफर्म ही नहीं है अभी। ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी आई है लेकिन अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है, तो ये पैसा इस तरह पड़ा रहता है, लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर मेजर हेडिंग के नाम बताने हो तो उस केस में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, इक्विटी हो गया ऑनर का पैसा, तो ऑनर के लिए तो ऑनर के पैसे लिखने के लिए हेडिंग शेयर होल्डर फंड, एक दूसरी मेजर हेडिंग बनी है जो सिर्फ नाम के लिए याद रखनी है। उसके बाद बच्चे रह गई लायबिलिटीज। आप सबको पता है लायबिलिटीज 2 टाइप्स की होती है, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज विच इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर, जिन लायबिलिटीज की पेमेंट 1 साल के अंदर होनी होती है,
वो करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज विच इज टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, जिन लाइबिलिटीज की पेमेंट 1 साल के बाद होनी है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो लाइबिलिटीज 2 टाइप्स की हैं, इसलिए लाइबिलिटीज को लिखने के लिए मेजर हेडिंग भी 2 हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो तीसरी मेजर हेडिंग बन रही है बच्चे नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं विच इज टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर। जिन लाइबिलिटीज की पेमेंट 1 साल के बाद होनी है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो कंपनी डिसाइड करती है कि कौन सी करंट में लिखनी है, कौन सी नॉन करंट में। इसके अंदर बचे 4 सब हेडिंग है। ठीक है, सबसे पहली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है बच्चे, कंपनी जितने भी लोन लेती है, जितने भी लोन लेती है, बोरोइंग क्या होती है? बोरोइंग होती है लोन लेना। ठीक है, बोरोइंग उधार लेना। तो कंपनी जितने भी लोन लेती है, जब तक लोन के आगे शॉर्ट टर्म ना लिखा हो, सारे लोन लॉन्ग टर्म होते हैं, विद इन 1 ईयर वापस नहीं होते। तो कंपनी जितना भी लोन लेती है वो सारा कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटी है। जब तक लोन के साथ साथ शॉर्ट टर्म ना लिखा हो, सारा लोन लॉन्ग टर्म मानना है। तो नॉन करंट लायबिलिटी हेडिंग में लिखना है, और कौन सी सब हेडिंग में लिखा जाता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, तो इसमें किस किस नाम से होता है वो ध्यान से देखना एक बार से। कंपनी जो बैंक से लोन लेती है वो भी इसी हेडिंग और इसी सब हेडिंग में रहेगा। डिबेंचर इशू करके जो लोन आता है वो भी इसी में ही रहेगा, नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। कंपनी बॉन्ड इशू करके जो लोन आता है वो भी इसी के अंदर ही रहेगा। उसके बाद मैं आपको क्या बता रही हूं? सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन कौन सा होता है? ऐसा लोन जो कुछ गिरवी रख के लिया गया है उसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं। तो लोन तो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी ही होती है, बेशक से वो सिक्योर्ड हो, बेशक से वो अनसिक्योर्ड लोन हो, सारे लोन ही इसी में पड़े रहते हैं। अनसिक्योर्ड ऐसा लोन जो कुछ गिरवी रख के नहीं लिया, गिरवी नहीं रखा लोन के लिए, लेकिन लोन तो लिया है, नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरिंग में पड़ा रहेगा। सिक्योर्ड लोन को आप मोर्गेज लोन और कहते हो, मोर्गेज लोन। ऐसा लोन जो कुछ गिरवी रख के लिया गया उसे मॉर्गेज लोन भी कहते हैं। प्लस पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं पब्लिक लोन को। ठीक है, तो जब तक लोन के आगे शॉर्ट टर्म ना हो, सारा लोन लॉन्ग टर्म होता है, विद इन 1 ईयर वापस नहीं होता, इसलिए सारे लोनों के लिए हेडिंग बनती है नॉन करंट लायबिलिटी, और सारे लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में पड़े रहते हैं। क्लियर? उसके बाद बच्चे नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना। किस लिए? क्योंकि उसने पूछ लिया नॉन करंट लायबिलिटीज की सब हेडिंग के नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरिंग, दूसरा नाम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसमें आता क्या है वो कभी भी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि सीबीएसई में ये इवेल्युएटेड नहीं होना। ठीक है, आगे चलो। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और एक और सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से पहले मैं आपको लॉन्ग टर्म प्रोविजन के बारे में बताती हूं कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं। हाँ जी बच्चे, प्रोविजंस क्या होते हैं? बच्चे आपको ध्यान से सुनना, एक होता है बच्चे रिजर्व, एक होता है प्रोविजन। दोनों ही प्रॉफिट से बनते हैं। हम प्रॉफिट से कुछ पार्ट रिजर्व में डालते हैं, हम प्रॉफिट से कुछ पार्ट रिजर्व से डालते हैं। प्रॉफिट से बनते हैं इसलिए इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन रिजर्व बनते हैं अनॉन लॉसेस के लिए, ऐसे लॉसेस जो मुझे पता ही नहीं है होंगे या नहीं होंगे। हम प्रॉफिट से कुछ पार्ट रिजर्व और फंड में डाल देते हैं। ठीक है, ये तो बनते हैं अनॉन लॉसेस के लिए। लेकिन प्रोविजन
नॉन लॉसेस और नॉन एक्सपेंसेस के लिए बनते हैं। मुझे पता है ये एक्सपेंसेस होने वाला है या मुझे पता है ये लॉस होने वाला है, तो हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो डालते हैं वो डालते हैं प्रोविजन के नाम से। जैसे मुझे पता है जिन डेटर के बैड होने के क्या हैं, चांसेस हैं, तो इस लॉस को कवर करने के लिए हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट निकालते हैं, रिजर्व फॉर बैड डेट्स के नाम से नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से निकालते हैं। ठीक है, कि मुझे पता है जिन डेटर के बैड होने के चांसेस हैं तो उनके लिए प्रोविजन बना हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से। ठीक है, तो जिन डेटर बच्चे हमारी होती है करंट असेट्स, तो इसके ऊपर जो प्रोविजन बनता है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, क्योंकि डेटर होते हैं जिनसे विद इन 1 ईयर हमें कैश मिल जाएगा, पता लग जाएगा, तो ये शॉर्ट टर्म है। 2-3 प्रोविजन ही हैं जो शॉर्ट टर्म है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एक प्रोविजन फॉर रिपेयर, मुझे पता है हर साल मुझे रिपेयर पे खर्च करना पड़ता है, तो मैंने प्रॉफिट से कुछ पार्ट रिपेयर के नाम से निकाले, प्रोविजन फॉर रिपेयर के नाम से। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 31 मार्च को जब कंपनी में प्रॉफिट हुआ, कंपनी को अपने प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट होता है 31 मार्च तक। उस टाइम मुझे ये नहीं पता, मुझे ये तो पता है टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कितना देना है ये नहीं पता। तो मुझे पता है ये एक्सपेंसेस डाउन है टैक्स, लेकिन अमाउंट नहीं पता, तो हमने प्रॉफिट से कुछ पैसे निकाले, किस नाम से निकाले, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। किसके नाम से निकाले, रिजर्व फॉर टैक्स नहीं, क्योंकि मुझे पता है टैक्स देना है, नॉन एक्सपेंसेस है, लेकिन कितना देना है अमाउंट सर्टेन नहीं है, तो हमने प्रॉफिट से कुछ पैसे निकाले, किस नाम से, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। लेकिन जो टैक्स के लिए पैसे निकाले, टैक्स का पैसा विद इन 1 ईयर पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा सारा रहेगा बच्चे, करंट लायबिलिटी में रहेगा और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में रहेगा। तो ये कुछ प्रोविजन होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, बाकी मैक्सिमम प्रोविजन लॉन्ग टर्म, जैसे प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर और प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकी सेटलमेंट विद इन 1 ईयर हो जाती है। मतलब अगर ये यूज होते हैं तो विद इन 1 ईयर या तो टैक्स पे हो जाता है, और ये डाउटफुल डेट्स मतलब ये रिपेयर भी यूज हो जाता है प्रोविजन, और डाउटफुल डेट्स का भी लॉस को कवर करने के लिए यूज हो जाता है, क्योंकि विद इन 1 ईयर सेटल्ड हो जाते हैं ये। ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन में आपको जितने भी प्रोविजन नजर आ रहे हैं वो सारे किस में दिखाओगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में नजर आएंगे। किस में नजर आएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में नजर आएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया आपको ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस और शॉर्ट टर्म लॉस के लिए जो बने हैं वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गए। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, तो नाम से ही ना लग जाएगा प्रोविजन फॉर दिस, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि कहाँ लिखना है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए अदर करंट लायबिलिटी बना, उसके बाद अब एक और चीज ध्यान से सुनना आपको ध्यान होगा एक 100 वाला डिवेंचर इशू हुआ था। डिवेंचर इशू करके कंपनी को लोन मिलता है, तो ये लोन नॉन करंट लायबिलिटी और इसमें पड़ा रहता है डिवेंचर्स, लेकिन जो डिवेंचर्स की पेमेंट होनी है प्रीमियम पे 110, तो आप मुझे बताओ एक्स्ट्रा पेमेंट करना, 100 वाले डिवेंचर्स की 110 पेमेंट होनी है और एक्स्ट्रा पेमेंट करना लॉस है। इस लॉस को कंपनी इशू की एंट्री में ही दिखा देती है, किस नाम से दिखाती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से दिखा देती है। और क्यों इशू के टाइम दिखा देती है, मान लो डिवेंचर्स की पेमेंट होनी है 10 साल के बाद, तो 10वें साल में ये लॉस होगा, लेकिन इस लॉस को कंपनी इशू के टाइम दिखा देती है ताकि ये राइट ऑफ हो सके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, और लेकिन लॉस भी दिखाती है और साथ में लायबिलिटी भी बनाती है, किस नाम से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आपको ध्यान होगा मैंने डिवेंचर वाला चैप्टर कराया था, तो उस टाइम इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट भी करते हो और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट भी करते हो। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करते हो ये एज ए लायबिलिटी करते हो। लेकिन अब मुझे बताओ ये रिडम्पशन जो प्रीमियम है रिडम्पशन के टाइम ये कब पे होगा, डिवेंचर के साथ 10 साल के बाद ही तो पे होगा। 100 वाला आज लोन लिया, पेमेंट 110 करनी है, जो 10 एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से आपने लायबिलिटी क्रेडिट कर दी है, ये बैलेंस शीट में कहाँ नजर आएगी, तो पे तो ये डिवेंचर के साथ होगा तो नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होगा, लेकिन 10 रुपए का लोन तो नहीं आया ना कि मैं लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखाऊं, तो डेफर टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोविजन भी नहीं है, तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में पड़ा रहता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
ठीक है। तो बाकी बची हुई चीज़ें अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आ जाती हैं, जो आपको लगता है इन तीनों में नहीं आ सकती तो वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बचे नेक्स्ट मेजर हेडिंग करंट लायबिलिटीज। मेजर हेडिंग जा रही है आपकी क्या चीज, करंट लायबिलिटीज जा रही है, ठीक है। आप सबको पता है मेजर हेडिंग है करंट लायबिलिटीज विच इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर। जिन लायबिलिटीज की पेमेंट 1 साल के अंदर होनी है वो करंट लायबिलिटीज है, तो वो इसमें पड़ी रहती हैं। तो देखना एक बारी ध्यान से, इसमें भी 4 सब हेडिंग है। यहां लॉन्ग टर्म बोरिंग थी, यहां शॉर्ट टर्म बोरिंग है। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या आता है, अगर लोन के साथ लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म, इसका मतलब वो लोन विद इन 1 ईयर वापस हो जाएगा, तो उस टाइम वो करंट लायबिलिटी में आएगा और शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा। तो शॉर्ट टर्म लोन आते हैं इसमें, तो आपके पास आइटम क्या आ सकती है, शॉर्ट टर्म लोन, तो आप कहोगे उसकी हेडिंग करंट लायबिलिटीज, सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग प्लस शॉर्ट टर्म लोन को बच्चे कैश क्रेडिट भी कहते हैं, ध्यान रखना, कैश क्रेडिट भी कहते हैं। प्लस आप सबको एक मीनिंग पता होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, एक मीनिंग पता होगा क्या चीज, बैंक ओवरड्राफ्ट। आप सबको पता है अगर हमारे अकाउंट में डिपॉजिट है 1 लाख, कई बार बैंक हमें फैसिलिटी देता है हमारे अकाउंट में जितने डिपॉजिट होते हैं उससे फालतू पैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा विड्रॉइंग फ्रॉम द अकाउंट ऑफ बैंक अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे निकालना, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। उसे हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जैसे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट है 1 लाख, लेकिन बैंक ने फैसिलिटी दी है आप 50,000 एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, तो हमने बैंक से निकाले 150, तो बताओ कितनी अमाउंट हमने एक्स्ट्रा निकाली, 50,000। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा निकाले, एक्स्ट्रा विड्रॉइंग फ्रॉम द अकाउंट ऑफ बैंक, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको हम कहते हैं बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट। आप मुझे बताइए जो एक्स्ट्रा पैसे निकाले, क्या आपने ये बैंक को वापस करना है, यस, ये आपकी लायबिलिटी है। और आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा विद इन 1 ईयर वापस करना होता है बैंक को, ठीक है। तो ये भी मेरी करंट लायबिलिटी है, और बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही है, क्योंकि विद इन इसमें ही पड़ा रहता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा भी बच्चे इसी में ही पड़ा रहता है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट सब हेडिंग आ रही है, ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ट्रेड पेबल्स, ठीक है, ट्रेड पेबल्स। इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एक तो क्रेडिटर्स, आप सबको पता है क्रेडिटर भी बिजनेस की लायबिलिटी और विद इन 1 ईयर पे हो जाता है। बीपी की पेमेंट तो 3 से 4 मंथ में पे हो जाती है, दोनों ही कंपनी की लायबिलिटी है। हेडिंग करंट लायबिलिटी रहती है और सब हेडिंग रहती है ट्रेड पेबल्स। तो क्रेडिटर और बीपी दोनों इस हेडिंग और इस सब हेडिंग में पड़े रहते हैं, लेकिन है करंट लायबिलिटीज ही, ठीक है। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अभी अभी मैंने आपको बताए थे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आता है, टैक्स का प्रोविजन भी विद इन 1 ईयर पे हो जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर रिपेयर, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए जो 1 साल के मतलब शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं उनके लिए प्रोविजन जो बनता है वो यहाँ पे आता है, प्रोविजन मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ठीक है। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, इसमें क्या आता है, ध्यान से सुनो। आप सबको पता है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं येट टू बी पेड, ऐसे खर्चे जो अभी पे होने बाकी हैं। लेकिन जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बेशक से आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग कुछ भी है, ठीक है, तो आपको पता है विद इन 1 ईयर पे हो जाता है, तो करंट लायबिलिटी में रहता है। लेकिन आपको पता है जो आउटस्टैंडिंग है वो लोन तो नहीं है, क्रेडिटर बीपी भी नहीं है, वो प्रोविजन भी नहीं है, तो किस में पड़ा रहता है, अदर करंट लायबिलिटीज में।
तो बेशक से वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसी इनकम जो हमें एडवांस रिसीव हुई है तो वापस करनी पड़ सकती है। तो आपको पता है इनकम कोई एडवांस में रिसीव हुई है तो मुझे विद इन 1 ईयर ही वापस करनी पड़ती है, तो वो करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी में आएगा। तो कौन सी सब हेडिंग में पड़ रहता है? प्रोविजन तो है नहीं, वो क्रेडिटर वीपीपी नहीं है, लोन नहीं है, तो अदर करंट लायबिलिटी में। तो ऐसे सोच के आपको डिसाइड करना पड़ेगा आइटम के बारे में कि क्या चीज कहाँ पे आती है। तो ये बच्चे मैंने आपको बता दिया बैलेंस शीट का कौन सा साइड बता दिया, लायबिलिटी साइड पूरा बता दिया। ठीक है, बैलेंस शीट का बच्चे मैंने ये कौन सा साइड बताया आपको, लायबिलिटी साइड बताया है। उसके बाद इस साइड का बच्चे टोटल हो जाता है। उसके बाद इस साइड का क्या हो जाता है बच्चे, टोटल हो जाता है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद टोटल के बाद नीचे यहां से स्टार्ट होता है असेट साइड, नीचे ऐसे मैच करता है ये, और नीचे फिर असेट साइड। ठीक है, तो हमें ये रब करके नीचे जो असेट साइड बनता है वो स्टार्ट करती हूँ। तो ध्यान रखना इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेडिंग है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 सब हेडिंग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज में भी 4 सब हेडिंग है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये हमारी हो गई बच्चे लायबिलिटी साइड। अब इसके नीचे बनता है असेट साइड। ये बच्चे ये जो चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, उसके स्टार्टिंग के 1-2 पेज पे ये पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, वहां से आपने अच्छे से एक बार देख लेनी है उसको। ठीक है, ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, नीचे असेट साइड। अब मैं बना रही हूँ बच्चे असेट साइड, ध्यान से देखना। देखना बच्चों, अब मैंने आपको ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड पूरा कर दिया है। इसके नीचे टोटल होने के बाद नीचे बनता है असेट साइड, तो वो मैं असेट साइड बना रही हूँ। ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड और नीचे स्टार्ट कर रहे हैं हम असेट साइड। अब बच्चे जो असेट्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं असेट्स, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। अब सुनना ध्यान से बच्चे, इस साइड में कितनी सब हेडिंग्स होती हैं बच्चे? आपको पता है असेट्स 2 टाइप्स की होती है, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। अब कौन सी असेट करंट असेट्स होती हैं और कौन सी नॉन करंट असेट्स होती हैं? तो करंट असेट्स होती हैं विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये नहीं कि जबरदस्ती, इनकी प्रोसेस ही ऐसी होती है अकाउंटिंग प्रोसेस कि जिन्हें 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपको पता है कैश का बैलेंस तो करंट असेट ही है तो ऑटोमेटिकली कैश में ही है। बैंक बैलेंस आपको पता है जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो रेगुलर हमें बैंक में जमा भी कराने पड़ते हैं, निकालते भी रहते हैं, तो वो कैश में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया करंट असेट ही है। प्लस डेटर्स, डेटर का भी टाइम पीरियड विद इन 1 ईयर माना गया है। ठीक है, कि ये 1 साल के अंदर डेटर कैश दे देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी करंट असेट है। उसके बाद बीआर से भी 4 महीने से पहले पैसे रिसीव हो जाते हैं। प्लस स्टॉक को बेचोगे कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नहीं कि कोई मतलब इनकी प्रोसेस ही ऐसी है, ये ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ जैसे फर्नीचर है, आपको कि मैम फर्नीचर को भी बेचेंगे, एक कन्वर्ट हो जाएगा 1 साल में, लेकिन क्या हमने बिजनेस में फर्नीचर बेचने के लिए खरीदा है? नो, इनका स्टेप ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमने इन्हें रेगुलर बेचने के लिए थोड़ी खरीदा है।
बिजनेस में बिल्डिंग है, रेगुलर तो कैश में कन्वर्ट नहीं होती, मशीनरी है, रेगुलर तो कैश में कन्वर्ट नहीं होती, मतलब इनका प्रोसेस ही ऐसा नहीं है कि ये हर साल कैश में कन्वर्ट होती रहे, तो ये नॉन करंट असेट में आती हैं। तो इसलिए असेट्स को लिखने के लिए जो हेडिंग्स हैं दो ही हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। ठीक है, तो दो मेजर हेडिंग बना रही हूं मैं, नॉन करंट असेट्स, ये मेजर हेडिंग है, और नीचे बनती है बच्चे करंट असेट्स। करंट असेट्स दो ही हेडिंग है, तो आपको ये डिसाइड करनी है कौन सी हेडिंग में दिखानी है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। अब ध्यान से सुनना, हर चीज को लिखने के लिए एक सब हेडिंग है, इसके अंदर सबसे पहली सब हेडिंग बनती है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, फिक्स असेट में भी चार वो हैं, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट, आपको पता है टेंजिबल असेट्स कौन सी होती है? टेंजिबल कैन बी सीन, कैन बी टच, जिन्हें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। तो आपको पता है प्लांट है, ये सारी नॉन करंट असेट हैं। सब हेडिंग फिक्स असेट में पड़े रहते हैं, लेकिन फिक्स असेट के ब्रैकेट में आपको बताना पड़ेगा टेंजिबल असेट है ये, ठीक है। हेडिंग नॉन करंट असेट बतानी है, सब हेडिंग फिक्स असेट बतानी है, और फिक्स असेट के ब्रैकेट में लिख के बताना है टेंजिबल है। उसके बाद आप इसके टेंजिबल असेट में कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा, ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बचे नेक्स्ट इनटेंजिबल असेट। आपको पता है इनटेंजिबल असेट कौन सी होती हैं? कांट बी सीन, कांट बी टच, ना जिन्हें देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। ओनली कैन बी फील, जिन्हें फील किया जा सकता है, लाइक गुडविल। गुडविल मेरी रेपुटेशन भी मेरी नॉन करंट असेट है, 1 साल के अंदर मैं उसे कैश में कन्वर्ट नहीं करूंगी, ठीक है। तो गुडविल भी मेरी नॉन करंट असेट है, फिक्स असेट सब हेडिंग में पड़ी रहती है, लेकिन वो टेंजिबल में नहीं, इनटेंजिबल में। तो इसमें इनटेंजिबल में कौन कौन सी आ जाएंगी बच्चे? गुडविल, मेरी रेपुटेशन, पेटेंट। पेटेंट्स होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का राइट। जैसे रेनॉल्ड्स की कंपनी है, उसे पेटेंट राइट मिला हुआ है कि उसके जैसे पेन क्या नहीं बना सकती, कोई और कंपनी नहीं बना सकती। तो ये पेटेंट राइट है, राइट मुझे दिखता नहीं है उसकी शक्ल कैसी है, तो पेटेंट राइट ये भी इंटेंजिबल में आएगा। प्लस ट्रेडमार्क, ये भी इंटेंजिबल में। प्लस कॉपीराइट, पब्लिश करने का राइट, ठीक है, कॉपीराइट। तो ये 4 चीजें, ये सारी इंटेंजिबल है। ये जो राइट है, इनकी शक्ल नहीं दिखती हमें कैसे है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आते हैं इंटेंजिबल में। जो नेक्स्ट बता रही हूं, ध्यान से सुनना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आप देखो अगर आपके पास है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग नॉन करंट में आएगी, फिक्स असेट और टेंजिबल में आएगी। लेकिन अगर है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्टेड, मतलब बिल्डिंग का काम अभी चल रहा है, तो उस केस में आप बिल्डिंग को टेंजिबल में ना दिखा के कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाओगे। मतलब हेडिंग यही बताओगे, सब हेडिंग ये बताओगे, लेकिन फिक्स असेट के ब्रैकेट में टेंजिबल ना दिखा के कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्डिंग है तो टेंजिबल बताओगे, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्टेड मतलब बिल्डिंग का काम अभी चल रहा है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा, ठीक है। उसी तरह से सेम टेंजिबल वर्क का काम अभी चल रहा है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। उसी तरह से सेम इसके लिए इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। अब देखो जैसे पेटेंट है, पेटेंट खाली लिखी हुई है, इंटेंजिबल में आएगी। लेकिन जैसे आपको पता है पेटेंट राइट होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का राइट, तो इस राइट के लिए मुझे अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है ना, कि हमारे जैसा प्रोडक्ट कोई और ना बना पाए। तो ये काम अभी प्रोसेस पे चल रहा है। तो अगर लिखा हुआ पेटेंट डेवलप बाय कंपनी, बीइंग डेवलप बाय कंपनी, कि मतलब ये काम अभी चल रहा है पेटेंट वाला, तो उस टाइम में पेटेंट अभी यहाँ ना आके
इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, मतलब ये जो राइट का काम है अभी चल रहा है, तो उस केस में वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नॉन करंट असेट में ये पहली सब हेडिंग थी फिक्स असेट। फिक्स असेट के बाद आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बच्चे फिक्स असेट होती है जो पैसा आपने बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है, बिल्डिंग में, मशीनरी में, प्लांट में, इसमें वो फिक्स असेट में। लेकिन कुछ पैसा हम बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है हमने शेयर में इन्वेस्ट किया हो सकता है हमने डिवेंचर में इन्वेस्ट किया हो, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती हैं। अब इन्वेस्टमेंट भी टू टाइप्स की होती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिन्हें एक साल के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, वो करंट असेट होगी। लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसे एक साल के अंदर आप नहीं बेच सकते, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती हैं, तो वो इसमें आएंगी। तो आपको आगे पता कैसे चलेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्लियर दिया होगा। अगर खाली इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म ही है। शेयर्स में, डिवेंचर्स में एक्चुअली क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्लियर दिए होंगे क्या चीज़, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा जितनी भी आपको नजर आती है इन्वेस्टमेंट शेयर्स में, डिवेंचर्स में, वो सारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएंगी। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा इन्वेस्टेड इन शेयर्स, डिवेंचर, जो पैसा आपने बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो नॉन करंट असेट हेडिंग, सब हेडिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में रहेगा। नेक्स्ट डेफर्ड टैक्स असेट, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया नॉन करंट असेट की सब हेडिंग के नाम बताओ, तो नाम में आपको ये नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलो। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बच्चे लोन तो मेरी लाइबिलिटी होती है, लोन तो मेरी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। फिर ये कहाँ कैसे नजर आ रही है, ठीक है, लोन तो मेरी लाइबिलिटी होती है, फिर ये यहाँ कैसे नजर आ रही है। बच्चे ये लोन हमने लिया नहीं हुआ, दिया हुआ है, और लॉन्ग टर्म के लिए लिया दिया हुआ है। ठीक है, एक साल के अंदर ये आपको वापस नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये नॉन करंट असेट है। लोन लेना लाइबिलिटी है, लोन देना तो मेरी असेट है, और लॉन्ग टर्म लोन एक साल के अंदर वापस नहीं मिलेगा, तो नॉन करंट असेट है। और सब हेडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स में जो लोन आपने दिए हुए हैं, प्लस अदर नॉन करंट असेट, जो इनमें से चार किसी में नहीं आ सकता तो वो इसमें आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान से सुनना। बच्चे आप बताओ, बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ से राइट ऑफ होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। कैसे, जैसे मान लो कोई एक्सपेंसेस हुआ, शेयर इशू एक्सपेंसेस, एंट्री होती है शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप सबको पता है खर्चे का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। ठीक है, लेकिन बिजनेस में जितने भी खर्चे होते हैं वो एट द एंड ऑफ ईयर कहाँ से राइट ऑफ होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। कैसे, शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट होगा, और ये कहाँ से राइट ऑफ होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ होता है। देखो, शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, इसका बैलेंस खत्म, तो खर्चे तभी नजर नहीं आते। लेकिन बाई चांस ये राइट ऑफ की एंट्री नहीं हुई तो खर्चे का क्या बचेगा, बैलेंस, और बैलेंस बचेगा डेबिट बैलेंस, तो ये बैलेंस शीट की असेट साइड में ही आएगा, क्योंकि असेट साइड ही डेबिट साइड होता है। तो अब बात है असेट साइड में, तो मैंने दो हेडिंग बनाई है, नॉन करंट असेट और करंट असेट। फिर ये कहाँ आएगा, ये शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो ध्यान से सुनना, जो खर्चे अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए हैं तो उनका डेबिट बैलेंस बचेगा, तो ये बैलेंस शीट की डेबिट साइड मतलब असेट साइड में ही नजर आएगा। लेकिन अब कहाँ नजर आएगा, क्योंकि असेट तो है नहीं, तो आपको ये देखना पड़ेगा ये खर्चा आप कब राइट ऑफ करोगे। अगर ये खर्चा आपको विद इन 1 ईयर राइट ऑफ करना है तो वो अदर करंट में आएगा यहाँ पे। अगर 1 साल के बाद राइट ऑफ करना है, ठीक है, तो वो अदर नॉन करंट में पड़ा रहेगा। ये टाइम पीरियड आपको दिया होगा कि आप खर्चा कब राइट ऑफ करोगे, तो ये यहाँ पड़ा रहता है। ठीक है, ये साइड पूरा हो गया बच्चे आपका
नॉन करंट असेट्स। अब मैं स्टार्ट करती हूँ नेक्स्ट मेजर हेडिंग करंट असेट। करंट असेट, नॉन करंट असेट में 5 सब हेडिंग है, इसमें 6 है। ठीक है, करंट असेट में 6 सब हेडिंग है यहाँ पे आपके पास। सुनना, करंट असेट्स विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। तो इसके अंदर सबसे पहली सबसे पहली आइटम आ रही है इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होती, जो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आपने बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के टाइम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया है तो हेडिंग करंट असेट्स, सब हेडिंग करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद दूसरी होती है बच्चे इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में आता है स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक को ही कहते हैं। तो कम स्टॉक आपको पता है 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो करंट असेट है, करंट असेट है। और किस में पड़ा रहता है? इन्वेंट्री में। बेशक से वो किसी भी तरह का स्टॉक हो, ठीक है, बेशक से वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो, कच्चे माल का स्टॉक हो, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश हो, आधे बने माल का स्टॉक हो, या स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो, या स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो, किसी भी तरह का स्टॉक हो, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, किसी भी तरह का स्टॉक हो, करंट असेट है और इस सब हेडिंग में पड़ा रहता है। स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश को वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश को और क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, क्योंकि अभी सेमी फिनिश है, इसका मतलब काम चल रहा है, तो इसमें आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, हर तरह का स्टॉक इसमें पड़ा रहता है, बेशक से वो रॉ मटेरियल का हो, सेमी फिनिश का हो, सेमी फिनिश को वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं, और फिनिश गुड्स का हो। अब 2 चीजें और सुनना इन्वेंट्रीज में, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल एंड स्पेयर पार्ट्स। बच्चे लूज टूल क्या होता होगा? औजार वगैरह। लूज टूल क्या होता होगा? औजार वगैरह। आपके अकॉर्डिंग औजार करंट असेट तो होनी चाहिए, क्योंकि हम क्यों कैश में कन्वर्ट करेंगे, उन्हें क्यों बेचेंगे, ये तो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए यूज होंगे। तो आपके अकॉर्डिंग, डेफिनेट सोच के अकॉर्डिंग, नॉन करंट असेट होनी चाहिए। जैसे मशीनों वगैरह के औजार वगैरह यूज होते हैं तो वो नॉन करंट में ही आना चाहिए। लेकिन अब ध्यान से सुनना, लूज टूल को करंट असेट में क्यों रखा गया है? इनका जो यूजेबल टाइम पीरियड है, मतलब इनका लाइफ टाइम पीरियड, कि वो कहता है ये चलते ही 1 साल तक है। जो औजार वगैरह है, स्पेयर पार्ट, 1 साल के अंदर ये खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तो हमें इन्हें बेचना पड़ता है। तो बेचना पड़ता है तो ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें इन्हें करंट असेट में रखना पड़ता है। ठीक है, और ये बेचना पड़ जाता है हमें स्क्रैप की वजह से, तो जिसकी वजह से हम इसे इन्वेंट्री में रखते हैं। तो लूज टूल और स्पेयर पार्ट की हेडिंग करंट असेट, और सब हेडिंग किस में पड़ा रहेगा? इन्वेंट्री में। नेक्स्ट सब हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में 2 असेट आती है, एक तो डेटर्स एंड बीआर। डेटर और बीआर दोनों करंट असेट हैं, लेकिन इनकी सब हेडिंग रहती है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये तो इश्यू ऑफ शेयर में भी सीखा था आपने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको पता है कंपनी में जितना भी कैश होता है और बैंक बैलेंस होता है, कैश और बैंक बैलेंस को लिखने के लिए हेडिंग करंट असेट, सब हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये लोन जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए दिए हुए हैं, ठीक है, 1 साल के अंदर हमें वापस मिल जाएंगे। तो जितने लोन हमने शॉर्ट टर्म के लिए दिए हुए हैं, लोन के आगे शॉर्ट टर्म लिखा होगा तो लोन मानना है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म मानना है। ठीक है, तो लोन वगैरह इसमें आ गए।
उसके बाद बच्चे बचा अदर करंट असेट्स। ठीक है, अब अदर करंट असेट्स में क्या क्या आता है? ठीक है, अदर करंट असेट्स में क्या क्या आता है ये चीज आपने देखनी है एक बारी कि अदर करंट असेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। आपको एक तो जो खर्चे राइट ऑफ नहीं होते उनका बैलेंस बचता है, या तो वो अदर नॉन करंट में आते हैं या अदर करंट में। अगर एक साल के बाद राइट ऑफ होने हैं तो अदर नॉन करंट में आते हैं, अगर विद इन 1 ईयर राइट ऑफ करने होते हैं तो अदर करंट में आते हैं। प्लस कुछ एग्जाम्पल सुनो। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या होते होंगे ये? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर, जो इस साल के नहीं है, पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस पे किया, चाहूँ तो मुझे इस साल वो वापस मिल सकते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर मिलते हैं तो मुझे इस साल वापस मिल सकते हैं, तो ये भी मेरी करंट असेट है। तो हेडिंग तो मेरी करंट असेट रहेगी, लेकिन किस सब हेडिंग में रहेगा? इन्वेस्टमेंट है नहीं है, स्टॉक भी नहीं है, डेटर बीआर भी नहीं है, कैश बैंक का बैलेंस नहीं है, लोन भी नहीं है, तो किस में आएगा? अदर करंट में। ठीक है, उसी तरह से बच्चे एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम होती है अर्न बट नॉट रिसीव, कमा लिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो रिसीव तो हो जाएगी और विद इन 1 ईयर ही हो जाती है जो हमने कमा ली है, तो वो भी मेरी करंट असेट है। लेकिन कौन सी सब हेडिंग में आएगी? इन्वेस्टमेंट है नहीं, स्टॉक नहीं है, ये डेटर बीआर नहीं है, कैश बैंक का बैलेंस नहीं है, लोन नहीं है, तो इसमें आएगा एक्रूड इनकम। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछेगा एक्रूड इनकम, तो आप हेडिंग बताओगे करंट असेट, ये मेजर हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आपको नजर आएगा कि आइटम्स गिवन होती हैं, उनकी मेजर हेडिंग और सब हेडिंग पूछता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बच्चे हमारा खत्म हो गया असेट साइड। तो ऊपर कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड, नीचे असेट साइड। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट खत्म होती है। और कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है, कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनती है। ठीक है, और वर्टिकल फॉर्म में बनती है। तो असेट साइड में बच्चे 2 हेडिंग है, नॉन करंट असेट, करंट असेट। नॉन करंट असेट में 5 सब हेडिंग है। फिक्स असेट, फिक्स असेट में 4 पॉइंट हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन, और ये सीक्वेंस में उतारने आगे पीछे नहीं होने चाहिए। करंट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, नॉन करंट असेट की सब हेडिंग के नाम बताओ, तो इसलिए जो सिलेबस में नहीं है वो नाम आपको आना चाहिए। करंट असेट, करंट असेट में 6 सब हेडिंग है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा खत्म होता है बच्चे बैलेंस शीट पूरी। इसके सम जो है 1 to 24 वो हम पार्ट 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है।